बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहेंगे 24/9 में। मैं हूं आपके साथ सीमन हाशमी और मैं हूं अबू ज़र मौसम। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। और इसके साथ साथ तशवीशनाक सूरत हाल बढ़ती जा रही है और हम लोगों को अब परेशानी के साथ साथ जो है मेरे ख्याल में अब उससे नेक्स्ट एक स्टेप होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ परेशानी से नहीं, इस पे एक्टिव होकर बात करनी चाहिए। क्योंकि अब WHO ने भी पंजाब में ये लेटर जारी कर दिया पंजाब की हुकूमत को कि आप लोग 2 हफ्ते का लॉकडाउन करेंगे तो शायद जान बचे, नहीं तो काम ज़्यादा ख़राब हो सकता है। लेकिन इसको अक्सर मुस्तरद कर दिया है पंजाब की सूबाई हेल्थ मिनिस्टर ने। और इसके साथ साथ अब आवाम में कन्फ्यूजन है और बहुत से लोग हमसे ज़ाती हैसियत में भी पूछ रहे होते हैं अब लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहिबान भी और एक्सपर्ट्स भी अब ये कह रहे हैं कि अगर अब लॉकडाउन हुआ और पहले जैसा हुआ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट अभी इस तौर नहीं आ पा रही है और वो कह रही है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, वही बेहतर है। तो शायद अब लग रहा है ऐसे रहा है कि हुकूमत भी परेशान है, कुछ इदारे भी परेशान हैं और कुछ कंफ्यूज्ड हैं। ये कंफ्यूजन पहले दिन से चल रही है, चाहे वज़ीर-ए-आज़म का खिताब हो और कौम से जो भी उन्होंने खिताब किए उसमें कुछ थोड़ी कंफ्यूजन देखी। आपने वो देखा होगा सोशल मीडिया पर कैसे लोगों ने कंपैरिजन किए कि मार्च में वज़ीर-ए-आज़म क्या कहते थे और अब क्या कह रहे हैं। तो ये मामला काफ़ी परेशान कुन है, क्योंकि अगर आप एक पेज पर नहीं थे, कोई भी हुकूमत चाहे सूबाई हो चाहे फेडरल हो, आपस में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं थी, इसकी वजह से सारा काम खराब हुआ। और अब तक मामला ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान और पंजाब खुसूसी तौर पर नंबर्स बहुत रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही, इस पर हम बात करेंगे और बहुत कुछ है प्रोग्राम में, वो भी शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज के बाद। आलमी इदारे सेहत ने संगीन खतरे की घंटी बजा दी। मरीजों की तादाद 1 लाख से बढ़ना खतरनाक करार। महीने में कम से कम 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, WHO का पंजाब हुकूमत को खत। बिलावल भुट्टो ने कोरोना पर WHO के तहफ़्फ़ुज़ात को जायज़ करार दे दिया। कहा बदकिस्मती से कोरोना पर कौमी हिकमत अमली इख्तियार नहीं की गई। सिंध हुकूमत खत पर गौर के बाद कौमी सतह पर निकात उठाएगी। पाकिस्तान एशिया का दूसरा खतरनाक मुल्क बन गया। हुकूमत कोरोना पर काबू पाने में नाकाम। वबा से निपटने की सलाहियत में पाकिस्तान का दुनिया के 200 मुल्कों में 148वां नंबर। हांगकांग की स्टडी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। कोरोना वायरस के खतरनाक वार, एक ही रोज में 83 अमवात, तादाद 2255 हो गई। मज़ीद 5385 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुतासिरीन की तादाद 1,13,702 से तजावुज़ कर गई। लाहौर में कोरोना बहरान संगीन, अस्पतालों में जगह खत्म। जनरल अस्पताल और PKLI में कोई जगह न बची। सर्विसेज अस्पताल में 86% मुख्तस बिस्तर भर चुके। इस्लामाबाद का पिम्स अस्पताल भी मरीजों से भर गया। वजारत खारजा भी कोरोना के निशाने पर। 15 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है। वजारत खारजा के 10 ऑफिसर्स, 5 स्टाफ मेंबर्स और ड्राइवर शामिल। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी की मंजूरी दे दी। ECC के फैसलों की तौसीक। मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम मुलाजमीन को ना निकालने की हिदायत। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं WHO की रिपोर्ट की, जो कि पंजाब हुकूमत को जारी की गई है, जिसमें फर्स्ट लाइन में तो उन्होंने अप्रिशिएट किया है फॉर ऑल द एफर्ट्स पंजाब गवर्नमेंट हैव पुट। उनको अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन साथ ही साथ कंसर्न भी जाहिर किया है। ये जो नंबर इंक्रीज करता जा रहा है, ग्राफ इंक्रीज करता जा रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करना है। और बिल्कुल आखिर में अगर हम उस लेटर की बात करें जो WHO ने लिखा है, उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि आपको मजीद एटलीस्ट 2 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन करने की जरूरत है, तभी हालात बेहतर होंगे और आप ये बढ़ते हुए नंबर्स जो है वो उनको कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन अबू ज़र, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही और हमारे आज गेस्ट भी मौजूद होंगे। लेकिन वहीं पर कंफ्यूजन ये भी है अभी लोगों में, कोरोना है क्या। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी काफी कंफ्यूज नजर आते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से बात हो रही है कि आखिर कोरोना है क्या, किस तरह से इससे निपटा जाए, तो शायद शुरू से ही कन्फ्यूजन थी और वज़ीर-ए-आज़म से लेकर कोई भी सूबा जो है उस पर मुत्तफ़िक नहीं नज़र आया कि मामला है क्या। देखें, अगर आपने कोरोना पर कंट्रोल करना है, दुनिया के लिए भी ये नया एक्सपीरियंस था, तो आप अगर उन्हीं को फॉलो कर लेते, उनके साथ अपना कंपैरिजन किया कि शायद हम तक वो बात नहीं पहुंचेगी, हमारी इम्यूनिटी बहुत बेहतर है या वट एवर रीज़न आपने सोचा, वो वैसा नहीं हो सका। उसकी बड़ी वजह ये है कि लॉकडाउन जब आपने किया वो शायद टाइमली नहीं था, उसकी जो
डेट थी जब आपने लॉकडाउन ईज किया वो डेट ठीक नहीं थी, उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका था वो ठीक नहीं था। तो उसके बाद अब बात तो होनी थी। WHO ने भी अब खत लिख दिया है और ये कहा है कि जब तक आप ये तमाम जो SOPs की शराइत हैं वो पूरी नहीं करते तब तक आप लॉकडाउन एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स करें तो फिर ही मामला बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक। और इसी के साथ चूंकि हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के कंपैरिजन की, जो शॉर्ट कंपैरिजन किया जा रहा है कि पहले उन्होंने क्या कहा बाद में क्या कहा, पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं फिर उस पर बात करते हैं। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है और एक ऐसा फ्लू है कि जिसकी खासियत ये है कि बड़ी तेज फैल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये आप सबको इस चीज से थोड़ा जरा मुतमईन होना चाहिए कि 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आम लोग इसको, क्योंकि आम लोग इसको उस तरह ध्यान नहीं देते, इसलिए कोई SOPs पे अमल नहीं करते। तो मैं आज सबको आपको कहना चाहता हूं कि अगर हमने इसी तरह बेहतियाती की, हम अपने ऊपर, अपने बुजुर्गों के ऊपर, वो लोग जिनकी बीमारियां जो कि जिनकी जानों खतरों में जा सकती। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही रियलाइज कर लिया कि ये फ्लू नहीं है, एक्चुअली सीरियस इशू है जिसको उसी सीरियसनेस के साथ टैकल करना चाहिए। तो आई थिंक अब आवाम की जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा घबरा भी लें और इस चीज़ को सीरियसली भी लें। इतना मिसमैनेज हुआ है मेरे ख्याल में कि जब आपने इस चीज़ को बहुत ईजी लिया तब लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे थे और जाकर टेस्ट करवाना चाह रहे थे, और जब जैसे ही पैनिक हुआ, परेशानी बढ़ी, एकदम केसेस बढ़े तो लोग उल्टा अब डर गए हैं। लोग उस तरह से हॉस्पिटल्स में नहीं जा रहे क्योंकि हॉस्पिटल्स फुल हैं और टेस्ट नहीं करवा रहे कि शायद अगर टेस्ट आ गया तो पता नहीं ज़िंदगी में क्या होगा हमारी। तो ये सारी कन्फ्यूजन इसीलिए हुई है क्योंकि अगर आप ऊपर से ही कंफ्यूज हैं तो फिर आवाम तक भी उसका असर आता है और ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ये बड़ा खतरनाक साबित। लेकिन वहीं पर यहाँ पर ये बात करना भी ज़रूरी है कि पूरी दुनिया ही इस पर कंफ्यूज्ड है। अब ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बात नहीं है, आप USA के प्रेसिडेंट की बात कर लें, आप UK की बात कर लें। UK चूँकि खास तौर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, उसके बाद अमेरिका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ और नंबर 1 पर है अब। तो हर एक ने इसको समझने की कोशिश की है। इट्स अ न्यू वायरस। इवन WHO ने अपनी बहुत सी थेरीज से स्टेप बैक करके उसको रिन्यू करके डिफरेंट फैक्ट्स जो हैं वो पेश किए। तो खैर ये पूरा सिलसिला और तनाजुर जो है इसमें एक अच्छी खबर कल ये आई कि सिंध हुकूमत की ये तारीफ है कि अब तक सिंध में चूँकि केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही थी लेकिन वहीं पर रिकवर्ड केसेस की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। और एक ही दिन में अगर हम बात करें तो 750 मरीजों ने सिंध में कोरोना को शिकस्त दे दी है और अभी तक जो मजमूई तादाद है सिंध में वो 19,800 मरीज हैं जो कि सेहतयाब हो चुके हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि अगर आप घर पर रहते हैं, टेस्ट करवाते हैं, आइसोलेट करते हैं, क्वारंटीन करते हैं, उससे क्या होगा कि आपकी जो वायरस है वो जल्द ख़त्म हो जाएगी, आप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो रिकवर्ड केसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे और न्यू एक्टिव केसेस जो हैं वो कम होते जाएंगे। तो ये है अगर आपने इस वायरस से निकलना है एक ही तरीका कि अपने आप को आइसोलेट करें, जो कि सिंध में बहुत बड़ी तादाद में अब लोग कर रहे हैं। रिकवरी केसेस इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव खबर है जिस पर हम सबको उसको फॉलो करना चाहिए कि अगर आप आइसोलेट करेंगे तो दैट इज़ बेटर। बिल्कुल सही। इसी हवाले से हम बात करेंगे। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी एक्टिव में नज़र आते हैं, ख़ुद भी इसका शिकार रहे और रिकवर्ड हैं। सो उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से इस तमाम सिनेरियो को देखा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं उनसे WHO की रिपोर्ट के हवाले से बात करना चाहूँगी क्योंकि इससे कबल भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्वीट के जरिए भी कहा कि ये अलार्मिंग है और WHO की रिपोर्ट को सीरियस लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। WHO ने कहा है, खासतौर पर पंजाब पर कमेंट किया और पंजाब को ये लेटर लिखा है कि पंजाब में खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है, कम से कम 2 हफ्ते का लॉकडाउन होना चाहिए। SOP पर भी कुछ अमल नहीं हो रहा, ऐसा सिर्फ पंजाब में नहीं ओवरऑल पाकिस्तान में भी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि कोरोना की सूरत हाल पूरे मुल्क में ख़राब है, पंजाब में निस्बतन थोड़ी ज़्यादा ख़राब है और उसकी वजह शायद ये लगती है कि जिस तरह WHO ने अपने ख़त में भी लिखा है कि लॉकडाउन ख़त्म करने के बाद जिस किस्म के इक़दाम करने की ज़रूरत थी, कुछ 6 उन्होंने पॉइंट्स बताए उसमें, और उसमें से किसी एक पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब खुद पहले दिन से लोगों को कोरोना के मुतल्लिक जो है वो मैं समझता हूँ गुमराह करते रहे और जो तबाही कोरोना ने पूरी दुनिया में फैलाई, जितनी हलाकतें कोरोना से हुई, जितने लोग मुतासिर इससे हुए,
उसके बरक्स वो पाकिस्तान में लोगों को ये बताते रहे कि कोरोना एक आम सा फ्लू है और 98% लोग इससे बिल्कुल उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सिर्फ जो बुजुर्ग या बीमार लोग हैं उन पर ये खतरनाक उनके लिए हो सकता है। लेकिन अब 2 दिन कबल जो वजीर आज़म साहब फरमा रहे थे वो खुद ही कह रहे थे कि लोग इसको फ्लू समझते हैं। तो भाई लोग इसलिए फ्लू समझते हैं कि आप लोगों को ये समझा रहे थे कि ये फ्लू है। तो पाकिस्तान के शहरियों में जो कन्फ्यूजन है, जो उस बीमारी के मुतालिक गलत फहमी है, जो उस बीमारी के मुतालिक गैर संजीदगी है, उसकी वजह वज़ीर आज़म साहब के अपने मुख्तलिफ मौक़ों पर बयानात हैं, कौम से खिताबात हैं, जिसमें वो ये बात बताते रहे कि लॉकडाउन जो है वो तबाहकुन है और कोरोना इतना ख़तरनाक नहीं है कि हम लॉकडाउन पर जाएं। तो मैं समझता हूँ कि जो नुकसान वज़ीर आज़म साहब की बातों से, उनके बयानात से, उनके जो कौम से खिताबात थे उससे इस कौम को पहुँचा है, उसका अजाला अब मुमकिन नहीं है। जो डैमेज होना था वो हो चुका है और अब सवाए इसके एक तो हम अफसोस कर सकते हैं और शायद जितनी मेहनत अब हमें करनी पड़ेगी वो आज से 3 महीने के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा होगी। तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और वज़ीर आज़म साहब जिस बात का इजहार 2 दिन पहले कर रहे थे, अल्लाह उनको अपने उस मौके पर कायम रखे ताकि वो शहरियों को ये बताते रहें कि कोरोना एक फ्लू नहीं है, कोरोना खतरनाक मर्ज है। ठीक है, सही। सईद गनी साहब, आपने जिक्र किया है कि वफाकी हुकूमत कंफ्यूज थी। अब आप ये बताइएगा कि 18वीं तरमीम हो चुकी है, उसके बाद इंडिपेंडेंट होते हैं सूबे इस तरह से डिसीजंस करने में, तो सिंध हुकूमत क्या ऑब्लाइज है, क्या उसको करना ही है, क्या वो डिपेंडेंट है कि वफाक जो फैसला करेगा वो इसमें उसको SOP को फॉलो करना पड़ेगा, या सिंध हुकूमत खुद ही ये फैसला कर सकती है कि लॉकडाउन आप कर लें, आप वफाक से मत पूछें, आप एक पेज पर अगर नहीं भी हैं तो आप अपने लिए भी फैसला कर सकते हैं? यार, एक तो ये जो PTI ने एक रटा रटाया नैरेटिव बनाते ना 18वीं तरमीम के बाद 18वीं तरमीम के बाद, 18वीं तरमीम से पहले भी सूबों के पास कुछ था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फारिग थे और 18वीं तरमीम के बाद सूबों को ये सारी चीज़ें मिली हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ महकमों में, कुछ डिपार्टमेंट्स में इख्तियारात सूबों के पास आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हेल्थ का शुबा पहले था ही नहीं सूबों के पास, पहले भी था, अब थोड़ा ज़्यादा इख्तियारात के साथ है। इसमें प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये इशू टेकअप हुआ उससे पहले सिंध हुकूमत ने खुद बहुत सारे इक़दाम किए और हमारे इक़दाम पर फिर फॉलो किया पंजाब ने, KP ने, इवन वफाकी हुकूमत ने हमें फॉलो किया। लेकिन उस वक्त एक तो ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की PTI ने और सूबाई हुकूमत के जो इक़दाम थे उनको ख़राब करने की कोशिश की, लोगों को इंसाइट किया, एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड किया, वज़ीर आज़म साहब ने खुद किया, उसका नुकसान हुआ। और दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पूरे मुल्क में एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट लीड करे और सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमत के फैसलों को फॉलो करें, जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाए उसके बाद सूबाई हुकूमतों के लिए बात बहुत मुश्किल होती है कि वफाकी हुकूमत के किसी फैसले से डिसएग्री करते हुए अपना फैसला करें और अपनी एक डायरेक्शन तय करें। तो जिसका नुकसान बहरहाल हो रहा है। वफाकी हुकूमत कंफ्यूज थी, वफाकी हुकूमत के पास कोई क्लियरिटी नहीं थी, वफाकी हुकूमत लोगों को गुमराह कर रही थी और मजबूरन हमें NCC के वो फैसले भी मानने पड़े जिसको शायद हम आम हालात में नहीं मानते और हम उनसे डिसएग्री करते। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम वफाकी हुकूमत के फैसलों को मानने के पाबंद हैं और हम उसको मान रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन सईद गनी साहब, एक अच्छी है और ख़ास तौर पर सिंध में रिकवर्ड केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, जहां पर एक अलार्मिंग नंबर बढ़ रहा है पेशेंट जो रिपोर्ट हो रहे हैं उनका। वहीं पर कल 750 कोरोना पेशेंट्स जो हैं वो सिंध में रिकवर हुए हैं। वेंटिलेटर्स की सिचुएशन क्या है वहां पर, हॉस्पिटल्स की सिचुएशन क्या है, मरीज चूँकि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अभी ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत की हेल्थ फैसिलिटीज़ में इतनी कैपेसिटी है कि वो पेशेंट्स को इन हॉस्पिटल्स जो है वो एडजस्ट कर सके? देखिए, एक तो मैं आपसे अर्ज करूं कि ये डेटा जो है वो एक दिन का नहीं होता। मुख्तलिफ अयाम में लोग इस मर्ज में जब मुब्तला होते हैं तो आम तौर पे कोई 2 हफ्ते का वक्त होता है जिसमें लोग रिकवर कर जाते हैं। सिंध हुकूमत, चूंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों में सिंध वाहिद हुकूमत है
जो प्रॉपर तरीके से WHO की गाइडलाइंस है उनके मुताबिक जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है उसको करते हैं हम, और उनका प्रॉपर एक फॉलो अप होता है और उनकी टेस्टिंग होती है। तो जब हम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हैं तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है लोगों का, मरीजों का, और उनको फिर प्रॉपर फॉलो अप होता है उनका। तो जब 2 हफ्ते गुजर रहे होते हैं तो 10 दिन से लेके 15 दिन या 20 दिन तक के दरमियान में जो लोग प्रॉपर अपने आप को आइसोलेट करते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग रिकवर हो रहे हैं। और अभी आज मुझे एग्जैक्टली परसेंटेज नहीं पता, लेकिन आज से 2-3 दिन कबल तक सिंध में 50% मरीज जो हैं वो रिकवर कर गए थे। और ये परसेंटेज बाकी सूबों में बहुत कम थी, कहीं 23 थी, कहीं 27 थी, और सिंध में ये 50% थी। तो ये एक अच्छी चीज है, हम प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं और प्रॉपर लोगों को ट्रेस करके फॉलो करके उनको आइसोलेट कराते हैं। तो ये उसकी वजह है, इसके अंदर कोई अचनबी की बात नहीं है, और ये सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं, और यही डेटा जो है हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ NIH में शेयर भी करते हैं, जो कि अपनी वेबसाइट पर भी मौजूद होता है। जहाँ तक बेड्स की बात है, वेंटिलेटर्स की बात है, तो इस वक्त हमारे पास जो सरकारी सेक्टर में हैं वहाँ कुछ स्पेस ज़रूर अवेलेबल है, लेकिन हम समझते हैं कि जिस तेज़ी से नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिस तेज़ी से डिमांड बढ़ती जा रही है, उस रफ्तार से अगर हम चलते रहे तो अगले कुछ दिनों में, 1-आध हफ्ते के बाद, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में भी ये जगहें कम पड़ जाएंगी। हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि उसमें इजाफा करें। हमने कुछ इजाफी वेंटिलेटर्स खुद भी प्रोक्योर किए हैं, कुछ वेंटिलेटर्स अभी रिसेंटली जो है NDMA की तरफ से भी आए हैं, और हम उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने हॉस्पिटल्स में HDU जो बेड्स हैं उसको भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जितनी तेजी से नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं उनको कैटर करना किसी भी सूबाई हुकूमत के लिए, इवन वफाकी हुकूमत के लिए भी मुमकिन नहीं है। और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे कि ये बात मेरी दुरुस्त हो, लेकिन लग ये रहा है कि कुछ अरसे में हमारे जो हेल्थ सेक्टर के जो सारे इंतजामात हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपने बताया इस वक्त सूरत हाल क्या है और क्या होना चाहिए, आइसोलेशन का तरीक़ाकार, और उसके साथ साथ जो इस वक्त सूरत हाल है कन्फ्यूजन की। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ओवरऑल अब मामला हैं क्या, क्योंकि ऑब्वियसली कन्फ्यूजन तो है। वज़ीर-ए-आज़म एक तरफ कह रहे हैं कि जुलाई में मज़ीद केसेस हो सकते हैं, इसका मतलब है कि लोग खुद एहतियात करें तभी मामला हल होगा। तो इस पर बात करेंगे। एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर सिंध शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। शमिया साहबा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, WHO ने भी पंजाब के लिए लिख दिया कि आप 2 हफ्ते का लॉकडाउन करें। सिंध के ऊपर बात की जाती थी पहले कि शायद वहाँ पर टाइमली लॉकडाउन नहीं था, लेकिन अब सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ होती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म भी थोड़े से कन्फ्यूज नजर आए, मार्च में कुछ और अब जून में उन्होंने कुछ और कह दिया। क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पर आप? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि मैं मुशीर नहीं हूँ, मैं मेंबर प्रोविंशियल असेंबली सिंध हूँ। अब आपके सवाल का मैं जवाब आपको देती हूँ। देखिए, अनफॉर्चुनेटली शुरू से ही इस मुल्क में जो एक नैरेटिव डेवलप होना चाहिए था कि कोरोना वायरस एक जानलेवा वबा है, और अगर एहतियात नहीं करेंगे, और बिलखुसूस वो लोग जिनके पास कोमॉर्बिडिटीज हैं, या जो बड़ी उम्र के लोग हैं, या उनके पास और हेल्थ इश्यूज हैं, तो ये जानलेवा भी हो सकती है। शुरू दिन से वज़ीर-ए-आज़म साहब लॉकडाउन के खिलाफ रहे हैं, जबकि बाकी तमाम सूबे मेरा ख्याल है आगे पीछे उन्होंने लॉकडाउन का अनाउंस किया। यहाँ तक कि वो तमाम ममालिक, दुनिया में आप कोई भी मुल्क उठा के देख लें, किसी ने देर करी, किसी ने सवेर करी, लेकिन लॉकडाउन हुआ और बहुत सख्त लॉकडाउन हुआ। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ था और कहा था कि जनाब लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, और वो अशराफिया जो है वो लॉकडाउन के हक में है, तो एक मुकम्मल एक मजबूत लॉकडाउन ना हो पाया। बहरहाल सिंध वो पहला सूबा था जिसने लॉकडाउन का अनाउंस किया जी, और मैं समझती हूँ कि तमाम सूबों से ज़्यादा सिंध में लॉकडाउन एक बेहतर तरीके से अमल में आया। लेकिन लॉकडाउन को उठाने में और उसको ईज डाउन करने में बहुत जल्दी की गई। एक तो उसकी वजह ये थी कि वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के लोग मुस्तकिल लॉकडाउन के खिलाफ थे। दूसरा फिर सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात ईद से पहले आ गए, जहाँ पर दुकानें खोल दी गई, मॉल्स खोल दी गए,
ये कहा शर्मिला साहिबा वो तो हो गया और हम इस चीज को देखते हैं कि वो तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या करना है? अब देखिए आज के 24 घंटों के जो केसेस की तादाद है वो 5000 प्लस आ चुकी है और केसेस बढ़ रहे हैं। सिंध में भी अब तक 41,303 लोग जो हैं वो शिकार हो चुके हैं कोरोना का। आगे क्या करना है, क्या प्लानिंग है खासतौर पर सिंध हुकूमत की, जबकि वो पाबंद है वफाकी हुकूमत के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की, तो इस पर कुछ कहिएगा। देखिए बात ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कल लेटर लिखा है उन्होंने यही लिखा है कि जी आपने लॉकडाउन थाने में बहुत जल्दी कर दी, अभी आपके पास वो ऐसे फिगर्स या वो ऐसे अमली तौर पे वो चीजें सामने नहीं आई है कि आप इसको उठा सकते हैं। अब सिंध हुकूमत जाहिर बात है कि इसको इस मामले को देखेगी और फिर अपनी जो तरजीहात हैं और जो अपनी सिफारिशात हैं वो वफाकी हुकूमत के सामने रखेगी। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि लॉकडाउन रहना चाहिए था, लेकिन वो हो ना सका। अब जरूरी काम ये है कि लोगों को SOP से पाबंद करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएं, लोगों को हर हाल में मास्क पहनने के लिए कहा जाए। और मैं आपके चैनल से भी यही दरख्वास्त करूंगी कि देखें लोग देखते हैं सुनते हैं और माशरती दूरी इख्तियार करें, गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकले। जाहिर बात है जो रोजगार कमाने जा रहे हैं उनको तो बाहर जाना है, लेकिन दुनिया के तमाम ममालिक में जहाँ लॉकडाउन ईज हुए वहाँ 30% लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं। अब जो कारोबार भी खोले हैं वो 100% नहीं खोले, 30%। और वहाँ पर बिल्कुल SOPs को फॉलो करेंगे तो हम केसेस जो है उसमें कमी ला सकते हैं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है और इसके ऊपर हमें SOPs को ही फॉलो करना है। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और हमने कोशिश की ये जानने की कि सिंध हुकूमत आज प्लानिंग कर रही है तो प्लानिंग वही है, SOP को फॉलो करें, कोशिश करें कि लोगों के अंदर अब जो है परेशानी डालें कि आप लोग अगर कुछ बीमार हैं तो प्लीज़ अपना इलाज करने के लिए घर पर रहें। बिल्कुल सही। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। तो मामला है इस वक्त WHO का कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहने जा रही है। पंजाब को वो आ चुका है लेटर, उसमें कहा गया कि एटलीस्ट 2 हफ्ते का लॉकडाउन कीजिए, इससे इसके अलावा हल कोई नहीं है। तो इस वक्त पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन क्या सोच रही है, क्या हो सकता है, क्योंकि पंजाब हुकूमत भी जो है इस वक्त कन्फ्यूज़ है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। बिल्कुल, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेना बड़ा ज़रूरी है। हमारी डॉक्टर्स ब्रादरी क्या सोच रही है इस चीज़ के ऊपर? WHO ने जहां अप्रिशिएट भी किया ओवरऑल एफर्ट्स को जो डॉक्टर्स पुट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट पुट कर रही है पंजाब की खास तौर पर, वहीं पर उन्होंने कहा कि अलार्मिंग सिचुएशन आ रही है, नंबर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, 5000 प्लस केसेस आज रिपोर्ट हुए हैं। आप क्या समझते हैं, वाकई में लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए या SOPs को फॉलो करते हुए भी कंट्रोल किया जा सकता है इसको? देखिए कि सिर्फ लॉकडाउन मसला तो है नहीं, वो तो हमाकतों की वजह से हमने खराब कर लिया। 3 चीजें और भी हैं, कैपेसिटी, प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। जी, हमारा सिस्टम एक रोटन सिस्टम था, रोटन सिस्टम है और उसके ऊपर हमारी पॉलिसीज गलत थी। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पब्लिक सेक्टर टोटल चोक हो चुका है। मरीजों की रोजाना का इनपुट है तकरीबन 6000 का जी। और अमवात का रेशो इतनी तेज है कि अब मरीज इलाज का टाइम नहीं दे रहा हमें। हुआ क्या है कि हमने असर के वक्त रोजा तोड़ा, ईद के ऊपर शॉपिंग लोगों ने की और हमाकतों को भुगतना तो पड़ेगा। इस वक्त 4 किस्म के केस होते हैं मैडम। एक होता है केस सस्पेक्टेड, एक एक्सपोज्ड और एक होता है एक्टिव केसेस और दूसरे है रिमूव केसेस। रिमूव 2 किस्म के हैं, एक रिमूव वो है जो मर गया, दूसरा वो है जो रिकवर कर गया। बिल्कुल ठीक। ये दोनों की रेशो पूरे साइकिल के अंदर एक्टिव केसेस है तकरीबन 50,000 जी। बाकी रिकवरी इतनी नहीं है कि हम उसको कह सके कि हम इस वबा से बाहर निकल रहे हैं। न्यूजीलैंड इस तरह निकला है कि उसने 75 डेज एक लॉकडाउन किया और उसके साथ उसने अपना सिस्टम अब एक्टिव कर लिया जी। पूरा यूरोप खुल रहा है, हम बंद हो रहे हैं। हम बंद इसलिए हो रहे हैं कि आपने अभी तो ये डिसाइड नहीं हुआ कि हम बंद हो रहे हैं। अब मामला यही है कि लॉकडाउन का मसला था, अब दोबारा से अगर सजेस्ट किया जा रहा है लॉकडाउन,
यूरोप ने लॉकडाउन किया, टाइमली किया, उसके बाद एकदम जो केसेस थे वो कम होना शुरू हो गए जैसे ही लॉकडाउन करना शुरू किया और अब जो है वापसी हो रही है। हमारा आखिर क्या मसला हुआ है? आपको क्या लगता है कि एक कैपेसिटी की बात हो गई, रिस्पांस भी हमारा उस तरह से लोगों का नहीं था, लेकिन क्या लॉकडाउन की टाइमिंग ठीक थी? क्योंकि जब लॉकडाउन किया तब केसेस कम थे, जब ख़त्म किया उसके बाद बढ़ गए, वरना तो ये ऑपोजिट होना चाहिए था। नहीं, आपके सवाल के अंदर जवाब भी मौजूद है। बात यह है कि लॉकडाउन को लगाने का एक खास साइंटिफिक टाइम होता है, उसको उठाने का साइंटिफिक टाइम होता है। सिस्टम की ट्रैजेक्टरी इस तरह ओबे करती है कि लॉकडाउन आप उस वक्त उठाते हैं जब आपका ग्राफ एक स्टेटस हो जाए, प्लेटो बन जाए। यहाँ पर आप सूरत ये थी कि केसेस तो बढ़ते जा रहे थे, तो आपने लॉकडाउन उठा लिया। ये लॉकडाउन उठाने का सही वक्त नहीं था। ठीक। डॉक्टर देखिए, ये तो आपने तो अपनी मेडिकल ओपिनियन देनी है, लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट ने मईशत को भी देखना है, लोगों को भी देखना है, भूख को भी देखना है, अफलास को भी देखना है, गुर्बत को भी देखना है। और हम लोग अपने मुल्क का कंपैरिजन नहीं कर सकते इंग्लैंड के साथ, कनाडा के साथ, न्यूजीलैंड के साथ। इवन वो इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं कि वो अपने गरीब लोगों का या बेरोजगार लोगों का ख्याल रख सकती हैं। हम ऐसे मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वहीं पर मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या रूटीन सिस्टम है या जैसा भी सिस्टम है, क्या हमारी हेल्थ कैपेसिटीज इतनी हैं कि खुदा ना खास्ता ये केसेस अगर बढ़ते गए तो हम इन केसेस को कैटर कर सकेंगे? सवाल ये खड़ा होता है, क्या गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर फोकस कर रही है कि हेल्थ रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए? जी मैडम, इसके ऊपर हेल्थ रिसोर्सेज के ऊपर बढ़ाने की तो बात हो ही नहीं रही। आपका सवाल बिल्कुल क्लियर है कि हमारा सिस्टम इस काबिल नहीं है, उसके अंदर एबिलिटी नहीं है। हमारा इस वक्त मसला है क्रिटिकल केयर के पेशेंट, जो क्रिटिकल केयर के पेशेंट है, हम उसका सिस्टम उसको कैटर नहीं कर रहा। अब देखिए, मैं आपको दो चीजें मिसालें दूं। एक लाइफ सेविंग दवाई है जिनका अभी जिक्र चल रहा है, एक है एक्टेम्बरा इंजेक्शन, दूसरा है रेमडेसिविर इंजेक्शन। पिछले एक हफ्ते के अंदर ये सिर्फ 800 मिलीग्राम की डोज है, इसका टीके की कीमत आम हालात में 50,000 थी। ये 3-3 लाख के अंदर ब्लैक बिक रहा है। बिल्कुल। हुकूमत की रेट किधर है? आपके वेंटिलेटर्स, आप वेंटिलेटर से पहले एक साइंटिफिक डिसीजन करना था कि बीपैप, सीपैप, ये चीजें उससे पहले प्रोवाइड की जा सकती। ये भी तो श्योर नहीं है ना कि ये एक्चुअली इंजेक्शन क्योर करते हैं। ये भी तो एक कंफ्यूजन ही है जो क्रिएट की गई है, क्योंकि अभी तक इलाज तो कोई है नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी। हमारे तमाम ट्रीटमेंट चल रहे हैं हिट एंड ट्रायल के ऊपर। प्लाज्मा थेरेपी देख लीजिए, इन इंजेक्शंस को देख लीजिए, लोगों का हर्बल ट्रीटमेंट देख लीजिए, तमाम अगर हिट एंड ट्रायल है तो लोगों ने, ये तो मेडिकल लोगों ने किया ना जी। एक्टेम्बरा टीका लगाया जो बेसिकली दवाई थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जी। मगर इसने 40% पेशेंट के अंदर ट्रॉमेटिक इफेक्ट दिए। ठीक। अब जब जंग होती है तो जंग के अंदर कोई छुरी से लड़ता है, कोई बंदूक से लड़ता है, कोई पिस्तौल से लड़ता है। इस वक्त इस ड्रग ने लोगों को बचाया है। 40% लोग रिकवर हुए हैं इससे, इन्फ्लेमेशन खत्म हुई है। तो जब आज से 3 महीने पहले पता चल गया था कि ये ड्रग रिस्पॉन्स कर रही है, तो मार्केट के अंदर इसकी प्रोविजन इंश्योर क्यों नहीं की गई? रेमडेसिविर बांग्लादेश से क्यों इंपोर्ट नहीं किया गया? सीपैप, बाईपैप वेंटिलेटर से पहले की मशीन थी, वो आपने क्यों शॉर्ट रखी? अब उसके बाद अब देखिए, अब वेंटिलेटर हल नहीं है। वेंटिलेटर एक गाड़ी है जिसको चलाने के लिए स्पेशलिस्ट ड्राइवर चाहिए। बिल्कुल सही। अब वो भी ह्यूमन रिसोर्स कम होता जा रहा है, टेक्निकल रिसोर्स कम होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सिचुएशन नो डाउट अलार्मिंग है, लेकिन ऐसे में अगर हम इन तमाम फैक्टर्स को जहन में रखते हुए अपनी पॉलिसीज नहीं बनाएंगे तो क्लियर नहीं होगी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमें एसओपी को फॉलो हर कीमत पर करना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कंफ्यूज होगी, शायद एडवाइजेस भी बहुत से आ रही हैं, लेकिन एक जो चीज़ है कंफर्म वो है एसओपी को फॉलो करें। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल एक और इशू जो बहुत ज़ेरे बहस रहा, मीडिया के ऊपर भी हाईलाइटेड रहा, वो था नैब में शहबाज शरीफ की जो उन्होंने हाजिरी दी वहाँ पर और फिर अपना तहरीरी जवाब भी जमा कराया आमदन से ज़ायद असासाजात केस में, और 13 सवाल उनसे पूछे गए थे जो उन्होंने जवाब दिए। लेकिन वहाँ पर जो एक जमे गफीर भी देखा गया वर्कर्स का, क्योंकि कॉल दी गई थी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तरफ से कि नैब के ऑफिस पहुंच जाएं, उसको देखकर अफसोस हुआ। अफसोस भी हुआ, और देखते हैं आइंदा चंद दिनों में क्या होने जा रहा है। सीनियर तजिया का सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
इफ्तिखार साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कल शहबाज शरीफ साहब पेश तो हो गए, लेकिन इसमें हमने दो एंगल डिस्कस करने थे कि एक तो वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब पेश हुए हैं, साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अपने कारकुनान को कि बड़ी तादाद में पहुँचो, SOP की खिलाफ वर्जी भी हुई कोरोना की। क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पर आप? ये अफसोसनाक है क्योंकि लीडर्स जो हैं वो लीड करते हैं, उनका काम है लोगों को टीच करना, वो यहाँ पे नाकाम रहे। मैं पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर पे तनकीद करता रहा कि प्राइम मिनिस्टर मास्क नहीं पहनते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के मास्क नहीं पहनेंगे तो लोगों को मास्क पहनने की जो हदायत देना है उसका अमल कोई भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। और कल मैंने देखा कि अगर एक लीडर अब खुद तो महफूज एक गाड़ी में बैठा हुआ है और जा रहा है और बाहर जो लोग हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं और एक दूसरे से अपना उनका जो सोशल डिस्टेंसिंग है ना होने के बराबर है, तो अगर उनमें से एक आदमी या दो आदमी भी कोरोना के पेशेंट हैं या मुतासिरीन में से हैं, वो अपनी कैरियर हैं जी, तो उन्होंने कम से कम कल 10-20 आदमियों को ऐसा कर दिया होगा। बिल्कुल। और जिन 10-20 आदमियों को ऐसा किया होगा, आगे वो 10-20 आदमी अपने घरों में जब जाएंगे, जब अपने दोस्तों से मिलेंगे या मोहल्ले में जाएंगे, तो वो सैकड़ों तक की तादाद पहुंच गई। बिल्कुल यही है। वन इफ यू एक कैरियर से आपका इत्तफाकन टाकरा हो जाए, मिलने और उससे आप कैरी कर जाएं, तो फिर ये तो जारी अमल हो जाता है। तो ये अफसोसनाक है। और शहबाज शरीफ साहब खुद तो ये कहते रहे कि जो उनका कोरोना का इशू है और कोरोना का मसाइल है, इसलिए वो पेशी से इज्तनाब करते रहे। दूसरी तरफ वर्कर्स को बुला लेना इस गर्मी में 40 वाज द टेम्परेचर कि वो आए। भाई जहाँ तक वर्कर्स का तल्लक है मोहब्बत का या वोट देने का या पार्टी से कमिटमेंट का, वो तो ऐसे ही हो कि इसका रोज टेस्ट दिया जाए। इस किस्म के रोज टेस्ट देने से वर्कर्स भाग भी जाते हैं, ये याद रखिएगा। और रोज नहीं आप इम्तिहान में डालें। बिल्कुल सही। इफ्तिखार साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि लीडर्स तय करते हैं कि उनके आगे फॉलोअर्स ने करना क्या है। तो ये जहां हम क्रिटिसाइज करते रहे गवर्नमेंट को, वहीं पर अब ऑपोजिशन का भी ऐसा रवैया देख के थोड़ा अफसोस हुआ। दूसरी तरफ कहिएगा इफ्तिखार साहब, नैब की कार्रवाइयों को आप किस तरह से देखते हैं? इस पेंडेमिक में ऑपोजिशन और बहुत से लोग जो है, एक बयानिया ये भी आ रहा था कि क्रिटिसाइज कर रहे थे नैब को कि इस वक्त ये तमाम कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए, इन पर्सन बुलाने वाली कार्रवाइयां अगर सस्पेंड भी हो जाए कुछ अरसे के लिए तो उसमें कुछ कबाहत नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी दिलवा लेते तो इस चीज को दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड, वर्कर्स का गैदर होना भी। और जो ऑपोजिशन की तरफ से बयानिया है, क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए और उन्होंने खत भिजवा दिया था, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम है। जो आप वीडियो लिंक का मशवरा दे रही हैं, ये कल वहाँ पे मसला जेर बहस आया और जिसपे शहबाज शरीफ साहब मुबैना तौर पे बरहम हुए जी कि मेरी जो गुफ्तगू है ये आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप इसको वीडियो नहीं कर सकते, वीडियो टेप नहीं बना सकते। तो अगर आप जाएंगे इस तरीके से तो फिर तो उनकी ही विल बी सीन ऑन द स्क्रीन। जब वहाँ पे दूसरी तरफ वो स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे तो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग तो होगी। बिल्कुल। तो इसको तो फिर आप निकाल दें जहाँ तक शहबाज। तो बेसिकली वो शहबाज शरीफ साहब का भी जो है इसमें एतराज़ था और इसके अलावा दीगर भी जो नैब के सामने पेश होते होंगे उनका भी एतराज़ होता होगा। तो ये एक कन्फ्यूजन है, इसमें क्या करना चाहिए? हाँ नहीं, चलो ये तो ड्रॉप हो गया ना मसला। अब आइए दूसरी तरफ जी, जहाँ तक नैब की कार्रवाई को तल्लक है, अब इतना अरसा हो गया और नैब के चेयरमैन साहब कहते हैं कि उन्होंने अरबों रुपया रिकवर किया। मैंने पिछले दिनों भी सवाल उठाया था कि इनमें से सियासतदानों से कितने पैसे रिकवर हुए, तो नैब इसका कोई जवाब नहीं देती और नैब को इस बारे में जवाब देना चाहिए और उसकी तफसील छापनी चाहिए कि जिन उन अरबों रुपए की रिकवरी का वो दावा करती है उसमें से कितने सियासतदानों से रिकवरी की गई है। ये अरबों रुपया तो उन्होंने उन लोगों से रिकवर किया होगा ना जो मुख्तलिफ मुकदमात में फंस गए, जिन्होंने प्री बार्गेन कर लिया। तो ये नारे मारना कि हमने ये किया ये गलत है। ये हम तो देख रहे हैं जो पॉलिटिशियंस के साथ हो रहा है और भी एक लंबी लिस्ट है पॉलिटिशियंस की। हर वो शख्स जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में एक्टिव होगा और जिसके से खदशा होगा तरीके इस्कलाल के अपने तरीके इस्कलाल में तरीके इंसाफ के कुछ दोस्तों को, साथियों को, वो प्राइम मिनिस्टर को शिकायत करेंगे, वो आदमी न्याय की गिरफ्त में जाएगा और ये तरीका अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही। इस तरह का सिस्टम आप तबाह कर रहे हैं।
इफ्तिखार साहब, इससे ऐसा भी तो तासुर जाता है ना कि फिर नैब बाइस्ड है। अगर आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि सियासतदानों से कितने रिकवर किए हैं, और आप देखिए कितने सियासतदानों को कितना अरसा सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए हिरासत में रखा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज अभी भी नैब के जेर हिरासत हैं और उनसे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अभी तक रेफरेंस भी दायर नहीं हो सका। तो इससे आपको लगता है कि नैब की जो अनबाइस्ड अप्रोच है उसके ऊपर क्वेश्चन लग जाता है? देखिए, यहाँ तक नैब की बायस अप्रोच है वो तो आज से नहीं, 99 से समझ आ गई थी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया और एक नई पीपल्स पार्टी उसमें से बनाई गई, पीपल्स पार्टी पेट्रियट। वो साफ समझ आ गया था कि नैब का रोल इस मुल्क में क्या है। अगर उसके बाद भी अगर हमारी गलतफहमी है सहाफियों को, दानशवरों को, सियासतदानों को, पॉलिसी मेकर्स को, तो वो फिर मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उनके ज़मीर पे ये बात छोड़ता हूँ कि क्या वो जो देख रहे हैं, जो उनकी इलम में है, क्या वो असूली है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो आइन के ताबे है। और जो ये लिखा हुआ राइट है मेरा कि मुझे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना है और उन 24 घंटों में उस औकात की उनको रियायत। वजह फरमाए इफ्तिखार चौधरी साहब, आपने इस वक्त सूरत हाल वाकई परेशान कुन है और अनबायस अप्रोच होनी चाहिए नैब की भी, ताकि कोई सवाल ना उठा सके। बहुत शुक्रिया आपका। साथ एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। एक और इशू बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, और वो ये है कि स्टील मिल्स की निजकारी के बाद एक और बड़ा फैसला ये किया गया है कि तमाम मुलाजमीन जो हैं उनको फारिग किया जाएगा, लेकिन चंद को छोड़कर। तो ये बहुत बड़ा फैसला है जो कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और एक्सपेक्ट इसलिए भी नहीं कर रहे थे क्योंकि इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अक्सर मुनफरिद और मुख्तलिफ रहा। ख़ास तौर पर जब वो अपोजिशन में थे तो वो कभी भी इस हक में नहीं थे जब गवर्नमेंट में बात हुई निजकारी की, लेकिन फ़िलहाल तो ये निजकारी की मंजूरी दे दी गई है। खसारे की बात की जाती है, स्टील मिल जो बंद पड़ी है उसकी बात की जाती है, और जो मुलाजमीन हैं उनको गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा, ये फैसला कर लिया गया है। लेकिन वज़ीर आज़म ने साथ ये भी कहा है कि तमाम मुलाजमीन को ना निकाला जाए। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब वक्त देने के लिए। ईसीसी के फैसलों की तौसीक हो गई और निजकारी की मंजूरी दे दी गई, आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? ये बहुत ही खौफनाक फैसला है, इसलिए कि ये साजिश आज से नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से पिछले 30 बरस में तमाम ही हुकूमतों ने ये अपने बर्तन बेचने का रिवाज जो डाला है प्राइवेटाइजेशन का, जिस अदारे को हुकूमत न चला सकती हो अपने वसाइल से, उसे प्राइवेट सेक्टर का बंदा कैसे चलाएगा, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आई। दूसरी बात ये है कि चीन ने भी और रशिया ने भी ये ऑफर की थी कि हम इसको फिर से नए अपने कदमों पे खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसकी तरफ किसी ने तवज्जो देना इसलिए नहीं चाहिए कि एक तासुर ये है कि गालिबन इन एसेट्स को, ये हो गया रूजवेल्ट होटल हो गया पीआईए का जो न्यूयॉर्क के हार्टलैंड में है, इनको बेचने के लिए फ्रंटमैन खड़े करेंगे ये लोग और अपनी मर्जी के बंदों को लेके। ये तासुर है बाकायदा, और हर दफा ये टली भी इसका बेचना जो है, इसकी फरोख्त जो है वो टली भी इसीलिए थी कि इल्जाम हुकूमत पर ये लगता था कि ये अपने मनपसंद लोगों को ये नेशनल एसेट्स जो हैं टके भाव देना चाहते हैं। एक तो ये इसका एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इसमें स्टील मिल के अंदर एक बड़ी तादाद में वर्कर्स हैं। अगर 10,000 लोग वहां से फारिग होंगे, दैट मीन्स 10,000 फैमिलीज, दैट मीन्स लाखों लोग। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि ऐसी प्लानिंग की जाए कि इसको नए सिरे से फिर उसी कदमों पे खड़ा करके एक नेशनल एसेट बनाया जाए, हर हुकूमत ने आसान काम ये समझा कि इसको बेचते हैं। ठीक है। और ये जो ईसीसी का फैसला है ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सोचे समझे बगैर है, और इससे आप जिस तरह कह रहे हैं कि सोचे समझे बगैर है, साथ ये भी मामला है कि आपने कहा कि तमाम जो हुकूमतें गुज़श्ता 30 साल से यही कर रही हैं। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था? क्या ये रशिया या चाइना की ऑफर है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, या फिर खुद चलाने की एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि जो खुद चलाने की कोशिश है वो शायद नामुमकिन सी लगती है हुकूमत को। मैं फिर ये कहूँगा कि अगर तो कोशिश की जाती संजीदगी से, दिल से कि इसको चलाना है, ये तो किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं रही है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हर हुकूमत ने कोशिश की कि इनको जो है सस्ते दामों बेच दिया जाए। अगर आपको याद हो, एक दफा में स्कैंडल हुआ था नवाज शरीफ के दौर में, कि कोई मित्तल साहब हैं जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्टील मिल के वहाँ आइकन समझे जाते हैं, उसको बेचने की कोशिश की गई थी एक दफा। तो ये तो एक नेशनल एसेट है, इसको तो दोबारा चलाने में कोई कबाहत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि रशिया ने
ये स्टैंडिंग ऑफर है कि हम इसको रेनोवेट करके इसको फिर एक आलीशान अदारा बना सकते हैं। सलीम बुखारी साहब, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता इसको चलाने का, क्या कभी इस पहलू पर भी सोचा गया कि कोई चला सकता नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है? क्योंकि जब जब खसारे की बात की जाती है, माली बोझ की बात की जाती है, वो इतना ज्यादा है कि शायद कोई भी गवर्नमेंट उसको उठाना नहीं चाहती या जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। कि जब बेचेंगे इसको तो जो खरीदेगा वो भी तो चलाएगा ही ना इसको, उसने इसको लेके खड़ा थोड़ी रखना है। तो अगर दूसरा कोई चला सकता है तो हुकूमत क्यों नहीं चला सकती? देखिए, ये नेशनल एसेट्स हैं, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है। नेशनल लैंडमार्क के जो अदारे होते हैं, जिस तरह हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है, जिस तरह कामरा रीबिल्ड फैक्ट्री है, इनको बेचा थोड़ी जाता है, इनकी तो हिफाजत की जाती है, इनको सेफ हाथों में दिया जाता है। भाई साहब, आपने कहा हिफाजत की जाती है, लेकिन नेशनल एसेट का होने का एक और भी मामला होता है कि इसमें जिस तरह PIA में भर्तियां की गई थी, सियासी भर्तियां, इसी तरह स्टील मिल्स में कहा जाता है कि हज़ारों की तादाद में सियासी भर्तियां की गई हैं, अपने सपोर्टर्स को वो जो है वो नौकरियाँ दे दी गई। PIA में भी यही मामला है, अब स्टील मिल्स में भी ये मामला है, इस पर क्या कहेंगे? अफजल, सही सिमत में इशारा किया है आपने, इसमें कोई शुबा नहीं है कि यहाँ पर पर्ची सिस्टम के तहत हर सियासी दौर में किसी एक सियासी हुकूमत को आप ब्लेम नहीं दे सकते। हर सियासी दौर में इसके अंदर भर्तियां हुई हैं, इसकी लायबिलिटी को बढ़ाया गया है, लेकिन ये सारे फैसले हो सकते हैं। यानी हर सियासी जमात इसलिए डरती है कि उसके वर्कर जो उनके लोग हैं उनको निकालेंगे तो क्या होगा। खुदा के लिए इसको पार्टी लेवल पर ना देखें। ये मैंने जैसा कहा नेशनल एसेट है, इसकी प्रोटेक्शन भी एक नेशनल एसेट की हैसियत से करनी चाहिए, बिला किसी झिझक के कि किसको इससे ज़ोफ पहुंचेगा। नेशनल अदारा बचाने की बात है। स्टील मिल किसी भी मुल्क की इंडस्ट्रियल बेस है सबसे बड़ी, अगर उसको आप अपने खिलौनों की तरह से इन चीजों को बेचते चले जाएंगे तो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे एक दिन। उससे बचने की जरूरत है और इन अदारों को फाल बनाने के लिए जो भी तलख फैसले करने हो करे, चाहे वो PIA है चाहे वो स्टील मिल है। बिल्कुल सही। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन तलख फैसला तो इस सूरत में हुआ कि इसको निजकारी इसकी कर दी जाएगी, निजकारी मंजूर कर ली जाएगी और साथ ही साथ मुलाजिमीन को गोल्डन हैंडशेक भी दे दिया जाएगा। अब उधर इसमें मुझे लगता है कि एक चीज जो गवर्नमेंट बड़ा फोकस कर रही है वो लाइबिलिटीज का भी है, क्योंकि अगर एक नेशनल एसेट गवर्नमेंट खुद चलाती है और गवर्नमेंट खुद उसको आगे लेकर चलती है तो जो लाइबिलिटीज, चाहे वो पेंशन की मद में हो, तनख्वाहों की मद में हो, जॉब सिक्योरिटी की मद में हो, वो इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि एक प्राइवेट इदारा इन तमाम चीजों का मुतहम्मिल नहीं होता, शायद वो बेहतर तौर पर कर सकता है। किया गया, PTCL को किया, अब PIA की बात की गई, तो ये बड़े टफ फैसले हैं, बड़े मुश्किल फैसले हैं। अगर इस पर करने के बाद क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि बहुत से बड़ी तादाद मुलाजमीन है वो अफेक्ट होंगे, उनकी फैमिली अफेक्ट होंगी। तो हमारी ये दुआ है कि इफेक्टेड जो है वो कम हो और इसी को बेहतर मैनेजमेंट कर ली। बिल्कुल सही। लेकिन दूसरी जानिब एक और मसला जो सिंध में सर उठा रहा है वो है GHA ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। मुतालिबात उनके क्या हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज जो उन्होंने ग्रैंड हेल्थ अलायंस किया है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने मुतालिबात सामने। बिल्कुल, ग्रैंड हेल्थ अलायंस भी कर रहा है, साथ यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो YDA अलमशहूर एहतजाज के लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा एहतजाज मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा है वो, इट जस्ट हैपेंड, मैंने पानी पिया था और उसकी वजह से मुझे खांसी आ गई। कुछ दिन क्वारंटीन तो ना करना पड़ जाए, अल्लाह सेहत दे सबको, और ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि अगर आपको कभी भी इसी से लिंक में, क्योंकि बात ऐसी कर ली आपने कि अगर कभी आपको लगे कि आपको कोई सिम्टम आ रहे हैं तो आप अपने आप को क्वारंटीन करें, टेस्ट करवाएं। टेस्ट कराने से घबराइएगा मत, आपको कोई नहीं लेके जाएगा, आप अपने घर पे रहेंगे और ख्याल कीजिएगा एक दूसरे का, ये बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, जिस तरह से ख्याल करना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे का, हुकूमत का काम है अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल करना। डॉक्टर्स जो हैं वो हुकूमत के एम्प्लॉयज़ होते हैं और हुकूमत के एम्प्लॉयज़ अगर उनसे खुश नहीं है, एहतजाज कर रहे हैं, वो एहतजाज है क्या? वो यही है कि अलाउंस नहीं मिल रहा, रिस्क अलाउंस हो जाए, चाहे वो सर्विस स्ट्रक्चर है कि प्रमोशंस नहीं होती हैं, प्रोफेशनल अलाउंस होता है वो नहीं मिल रहा, पैकेज जो है वो दिए जाते हैं, शोधा पैकेज, अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तब, सिक्योरिटी अगर नहीं दी जा रही है, इंश्योरेंस नहीं करवाई जा रही है। तो ये सारे जायज़ मुतालबात हैं, हुकूमत को एक प्रॉपर प्लान थे, इनके मुतालबात को पूरा करना चाहिए, कन्फर्म करनी चाहिए नौकरियाँ, ताकि इस तरह से मामला हर रोज़ सामने ना आए। अच्छा, ये मुतालबात तो सारे के सारे जायज़ हैं, लेकिन आप जितनी फुटेज देखेंगे, आप शोहदा कोर्ट की देख लें, आप हैदराबाद की देख लें, आप सखर की देख लें, आप कुंद कोर्ट की देख लें, ये डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स जिनको सबसे ज़्यादा SOP
एसओपी फॉलो करना चाहिए वही एसओपी फॉलो नहीं कर रहे थे। जो टोकन रैली निकाली गई, आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं रखा गया, तो ये तो खुद अपनी जिंदगियां दांव पर लगा रहे हैं। मैं तो सबसे पहले इनसे इस बात पे नाराज हूं कि क्या इनको नहीं पता कि सोशल डिस्टेंस में आपको कम से कम 6 फीट का फासला रखना है, आपको एक दूसरे के साथ साथ नहीं रहना। मतलब ये क्या एटीट्यूड है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस तरह से हम बात करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, जब वो प्रेस ब्रीफिंग देने आते हैं इकट्ठे साथ साथ कुर्सियां लगा के बैठ जाते हैं। मुतालिबा आप कोरोना की वजह से कर रहे हैं और आप उसी के एसओपी को फॉलो नहीं कर रहे। मास्क पहने हुए, इसी तरह डॉक्टर्स हैं वो भी एसओपी की खिलाफवर्जी करते हुए एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी जान खतरे में है। तो आप यूं भी तो जान खतरे में डाल रहे हैं एहतजाज करके, क्योंकि अगर आप बाहर आ गए हैं और अगर आपने एसओपी को फॉलो नहीं किया प्रॉपर तरीके से, लेके दुनिया को नजर आए कि आपने एसओपी को फॉलो करते एहतजाज किया, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। बिल्कुल सही। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जीडीए के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर महबूब इलाही साहब मौजूद हैं, उनसे जिक्र करते हैं। कोरोना हेल्थ अलायंस के भी वो मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आऊंगी आपके मुतालिबात की तरफ भी, आप जो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन मैं अपना ना पर्सनल प्रोटेस्ट आपसे रिकॉर्ड कराना चाहूंगी। वी डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स कि आप कोरोना के एसओपीज को फॉलो ना करें। आपने टोकन रैलीज निकाली मुख्तलिफ शहरों में, आपके हेल्थ अलायंस ने टोकन था, सिंबॉलिक था, लेकिन माजरत के साथ कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की गई, कोई कोरोना एसओपीज फॉलो नहीं किए गए। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो मुझे ये बता दें। बात ये कि उस दिन ज्यादा क्राउड की वजह से फिर हमने इसको भी फॉलो करती थी। शुरू में फर्स्ट डे पे ऐसा हो गया था कि क्राउड में काफ़ी जो हमारे नर्सेज पैरामेडिकल जो शामिल थे हम डॉक्टर्स के साथ, तो हमने फिर उनको एक ट्रेनिंग दी थी सारे एसओपीज फॉलो के लिए। अभी माशाल्लाह हमारे हेडक्वार्टर्स में एसओपीज फॉलो होते हैं। जी ठीक है। एसओपी आप कह रहे हैं कि आप फॉलो होते हैं, शुरू में गलतियां कुछ हो गई थी। चलें, उम्मीद करते हैं कि आइंदा अगर आप एहतजाज करें तो फिर उसको एसओपी को फॉलो किया जाए। महबूब साहब, जिस तरह से आपने ये बताया है कि एहतजाज हम कर रहे थे, काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है, भरपूर तरीके से एहतजाज है, आपके जो मुतालबात हैं वो हमारे सामने हैं। कुछ हेल्थ अलाउंस है, सर्विस स्ट्रक्चर है, प्रोफेशनल अलाउंस है, रिस्क अलाउंस है। मामला क्या है? अभी कितने आप लोगों के हल हुए मामला, कुछ रह गए हैं या कोई भी मामला हल नहीं हुआ? आज हमारा थर्ड डे है टोटल स्ट्राइक को। पूरे सिंध के जो तमाम हॉस्पिटल्स में ओपीडीज का 2 घंटे की बाइकाट किया गया है। इसमें सिंध गवर्नमेंट ने अब से अभी तक कोई मुताला में कोई अपना कोई कोऑर्डिनेटर या कोई नुमाइंदा बातचीत के लिए नहीं भेजा, ना कोई उनका कोई हमें पैगाम आया है बातचीत के लिए। ये असल बात ये है कि ये हमने प्रोटेस्ट पहले भी किए हुए थे, साइलेंट प्रोटेस्ट, ब्लैक रिबन पहन के ड्यूटियाँ करते थे। सिंध गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ झूठे आश्रय दिए, तसल्लियाँ दी। हमने आखिरी मजबूर होकर हमें अपने डॉक्टर्स की जिंदगी बचाने के चक्कर में फैमिलीज की बचत के हमने ये एहतजाज करना पड़ गया, क्योंकि हमने जो डॉक्टर्स पैरामेडिकल नर्सेस के लिए जो मेन मुतालबा क्या है कि उनको हिफाजती किट की दी जाए। जी। हमारे जो सिंध के जो तमाम जिले हैं जो पेरिफेरीज हैं वहाँ डॉक्टर्स को हिफाजती किटें नहीं मुहैया की गई। सिर्फ जहाँ डॉक्टर अगर 100 होंगे 100 होंगे वहाँ 10% पीपीज मुहैया की गई है। जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो 90% कहाँ जाएंगे? ठीक, मुतालिबा आपका बिल्कुल जायज़ है, खासतौर पर प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लेना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अभी तक कितने डॉक्टर्स जो हैं वो ओवरऑल सिंध में मुतासर हुए हैं कोरोना से? क्योंकि आपके जो मुतालिबात हैं उसमें रिस्क अलाउंस के साथ साथ शोहदा पैकेज भी डिमांड की गई है, सिक्योरिटी इंश्योरेंस बिल भी मांगा गया है, अपॉइंटमेंट डेंटल सर्जन वार्ड डॉक्टर्स को प्रमोट भी किया जाए। कुछ ऐसे मुतालिबात भी हैं जो कोरोना रिलेटेड नहीं है लेकिन वो इस रैली में जो है वो उठाए जा रहे हैं। जो हमारे सिंध में जो डॉक्टर जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी रेशो तादाद 5 है, और जो हमारे जो डॉक्टर जो आइसोलेशन में और होम आइसोलेट हुए हैं उनकी जो तादाद है 300 है। और इसमें बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी फैमिली सफर कर रही है प्रॉपर किट्स ना देने के हवाले से। हमने सिंध गवर्नमेंट को अपील की थी, जो डॉक्टर्स हमारी ड्यूटियां कर रहे हैं आप इनको हॉस्टल दें, इनके लिए होटल में बंदोबस्त करें ताकि वो बेचारे डॉक्टर्स पैरामेडिकल नर्सेस घर नहीं जाएं, क्योंकि घरों में फैमिलीज हैं, उनके अबू हैं, मदर है, वाइफ है, जस्टिफाइड, बिल्कुल सही मुतालिबा, पर हमारी किसी भी नहीं सुनी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि अस्पतालों में क्योंकि इस तरह से मरीज़ हैं तो डॉक्टर्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। अगर डॉक्टर्स अफेक्ट हो जाएंगे ज़्यादा तो फिर इलाज कौन करेगा? ओवरऑल आपका एक तो ये कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जो है जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा है उस तरह से भी नहीं किया जा रहा कि आपको किट्स नहीं दी जा रही हैं प्रॉपर तरीके से, वहाँ पर सोशल डिस्टेंस नहीं है, अवेलेबिलिटी किट्स नहीं है। इसके अलावा आपके क्या मसाइल हैं, क्या मुतालबात हैं क्यों आपकी जॉब के रिलेटेड?
हमने कभी भी हम ना पब्लिक को करना चाहते हैं ना गवर्नमेंट को, तो हम हमारी जो ग्रेट हेल्थ अलायंस जो बनी है वो गैर सियासी है, जिसमें हमारी वाईडी है, पैरामेडिकल एनालिसिस है। उसमें जो मेन जो कोविड के हवाले से जो डिमांड रखी है, हमने रखा है कि जो डॉक्टर्स हमारे शहीद हो जाएं उनके लिए शोधा पैकेज दिया जाए और डॉक्टर्स को सिक्योरिटी मुहैया की जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले सिविल JPMC जिनाह कराची में कोई तशद्दुद हुआ, अटेंडेंस आए, उनकी कोविड पेशेंट की डेड बॉडी ले गए, वो डॉक्टर्स को तशद्दुद किया। हम तो मजदूर हैं, ड्यूटियां करेंगे जाएगी, हम उसके अंदर डिसीजन और आप लोग उसके अंदर एक्ट करने के मुजाज होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, और मुतालबात आपने गवर्नमेंट के सामने रख दिए, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अलामती तौर पर, और फिर एक ग्रैंड प्रोटेस्ट की कॉल भी दी गई है। अगर गवर्नमेंट ने मुतालबात ना माने तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि गवर्नमेंट एटलीस्ट आपसे मुज़ाकरात ज़रूर करे, आपसे बातचीत करे, और एक जो सेम पेज है उस पर आना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर इस पेंडेमिक में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू डॉक्टर साहब, और उम्मीद करते हैं कि ये मामला जल्द हल होंगे, क्योंकि हुकूमत है कि मामला हल करे। इस वक्त कोरोना क्राइसिस है, ऐसे कोई भी मामला हैं उसको फौरी हल किया जाए, उस पर वक्त ना दिया जाए। बिल्कुल सर। इसी के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और अब जरा खेल के मैदान से भी खबरें शामिल कर लेते हैं। खेल के मैदान तो वैरान हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे आ रही हैं कि एंडलेस डिस्कशन आ जाती है। ये तमाम चीज़ दौरा इंग्लैंड की बात हो रही है। ये सोचा जा रहा है कि क्रिकेट में हम दौरा इंग्लैंड करें, और उसमें कुछ कोच मुकर्रर किए गए हैं, जिसमें साबिक कप्तान यूनुस खान कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद बॉलिंग कोच होंगे, और इसके साथ साथ वकार यूनुस तो रहेंगे ही, बिल्कुल, और हेड कोच तो वैसे साहब है। तो इस तरह तमाम सूरत हाल पर कि आखिर ये दौरा क्या ठीक टाइम पर है, इसके लिए जो सिलेक्शन की जाएगी वो तो अभी होनी है, लेकिन जो कोचिंग स्टाफ है वो सिलेक्ट कर लिया गया। तो इस पर बात करते हैं, हमारे साथ स्पोर्ट्स सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल सत्तार हाशमी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? हाशमी साहब, जिस तरह से भी फैसला हो चुका कोचिंग स्टाफ का, कैसे देखते हैं यूनुस खान की अपॉइंटमेंट, फिर मुश्ताक अहमद की अपॉइंटमेंट, और उनकी इस वक्त अपॉइंटमेंट जब दौरा इंग्लैंड है और वो इंग्लैंड के भी पहले बॉलिंग कोच रह चुके हैं? देखिए जी, ये बड़ी देर का मुतालबा है, और बड़ी देर से ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान टीम के कोचेस जो हैं वो पाकिस्तान से ही लिए जाने चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे फॉरेनर कोचेस का एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उसके वो मतलूबा नताइज नहीं मिले। तो मेरा ख्याल है कि ये पहली दफा हुआ है कि इन्होंने पाकिस्तानी कोचेस को एंगेज किया है। तो यूनुस आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रन करने वाले हैं, और बैटिंग टेक्निक इतनी साउंडेड है उनकी, इतनी सॉलिड है उनकी, और वो बहुत ज्यादा हमारे लिए इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। और जहां तक मुश्ताक की बात है, तो वो पहले दूसरी कंट्रीज के साथ काफी काम कर चुके हैं, इंग्लैंड के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया है, तो इंग्लैंड की कंडीशंस को बहुत अच्छा समझते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दोनों जो नए नाम उन्होंने लिए हैं ये बड़े ही कारआमद रहेंगे हमारे लिए। आपको लगता है ये कारआमद रहेंगे? चलिए इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मेरा तो सवाल बड़ा बेसिक सा है। दौरा इंग्लैंड की बात हो रही है, जहां दुनिया में कहीं लॉकडाउन, कहीं पर बहुत मिनिमम जो है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, वहीं पर क्या जरूरी है कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बहाल करें? नाउ इज द टाइम, डू यू थिंक कि ये होना चाहिए, दौरा इंग्लैंड होना चाहिए, खासतौर पर इंग्लैंड जो एक हॉटस्पॉट कोरोना वायरस के हवाले से है, और बड़े पेशेंट्स वहां पर जो है वो कोरोना वायरस का शिकार भी हो रहे हैं? क्या समझते हैं ये इट इज अ गुड टाइम? देखिए मेरी बात सुने, ये जो दौरा है ना, ये चैंपियंस टेस्ट जो ट्रॉफी है, चैंपियनशिप जो है ना, उसके हवाले से ये दौरा है, और ये ड्यू है हमारा, और काफी देर से पड़ा हुआ था। ये बिल्कुल इन टाइम है, इसमें कोई हरज नहीं है। आप देखें, इससे पहले जो है वो वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो इंग्लैंड का दौरा करेगी, और वो सारे ऐसे कोई इसको फॉलो करेगी, और वो सारे ये न्यूज से एक एक्सपीरियंस आ जाएगा कि कौन सी शॉर्ट कमिंग सामने आई है और कौन सा क्या प्रॉब्लम सामने आया। तो जब पाकिस्तान वहां जाएगा तो ये पहले से चीजें इनको सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। और दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं समझ आती कि इसको इतना मुश्किल क्यों बनाया जा रहा है कि आप देखें ना, आप 100 बंदे का जो एक कारवां है वो बना लें, उसमें से खिलाड़ी हों, कोचेज हों, स्टाफ हो, ग्राउंडमैन हों, जितने भी सारे लोग इससे रेलिवेंट हैं, तो आप उनको आइसोलेट कर दें। उन 100 लोगों को तो कोरोना नहीं होगा ना, वो 100 लोगों को आइसोलेट कर दें। आपको लगता है कि इस तरह से साइकोलॉजिकली प्रेशर होकर
फिर उसके बाद SOPs को फॉलो करते हुए क्रिकेट कवानीन भी बदल दिए गए हैं काफ़ी ज़्यादा। अब आप ना बॉल को उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पेट स्टाइल होता है बॉलर्स का, थूक लगाते थे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं उस तरह से नहीं करना। फिर पसीना अगर आई ना तो फिर बॉल को कैसे साफ करें, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं गर्मी है। इसके अलावा फिर आप विकेट लेते हुए, मतलब ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है माहौल, क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी, एक वो जेल का इस्तेमाल की इजाजत का सुन रहे हैं कि कोई जेल देंगे और जेल की मदद से कर लेंगे, तो ये वक्त के साथ साथ इंसान अपने आप को बदलता रहता है। तो हमें तो मौजूदा हालात के मुताबिक अपने आप को लेके चलना है ना। तो अगर ये कोरोना 3, 4, 5 साल नहीं जाता तो 5, 4 साल तक हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। दुनिया भर के लोग जो है वो वापस आ रहे हैं, दुनिया भर की स्पोर्ट्स वापस आ रही हैं। अभी खाली स्टेडियम्स में हो रहा है, चलें खाली स्टेडियम्स में हो रहा है तो बहुत सारे लाखों लोग जो है ना वो उनको टेलीविजन पे तो देखेंगे ना, लोगों का शौक तो पूरा होगा। तो ये वक्त के साथ साथ है, इसमें मेरा ख्याल है कोई हरज नहीं है। बिल्कुल, अगर SOPs को फॉलो करते हुए गेम अगर अच्छी हो तो घर बैठे लोगों के लिए एक अच्छी एंटरटेनमेंट साबित हो सकती है। आपका पॉइंट ये काफी वैलिड है, लेकिन वहीं पर ये वैलिड पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा कि हमारी टीम की प्रैक्टिस कोई नहीं है। हमारी टीम तो प्रैक्टिस करके अच्छा नहीं खेलती, बगैर प्रैक्टिस के कैसे खेलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ जी, ये तो सिलेक्शन पे है ना कि आप किस टीम को सिलेक्ट करते हैं। तो जो सिलेक्टेड टीम होगी उसके जो मेंबर्स होंगे उन पे बात होगी। अब बाबर आजम जो अब अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी खिलाड़ी भी अपने घर में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये दौरा जब जाते हैं तो पहले जो साइड मैचेस होते हैं वो प्रैक्टिस में ही आ जाते हैं। और मैंने अभी कल ही लिखा है एक जगह पे कि ये जो आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया है इसमें 15 दिन पहले लोगों को ले जाएं और बिल्कुल आइसोलेट कर दें, ना उनसे कोई मिले, ना कोई उनसे, ना उनकी तरफ कोई जाए, ना कोई आए। वो 100 लोग वहाँ अपनी प्रैक्टिस करें और बिल्कुल आइसोलेट होकर करें, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, 15 लोगों को फर्ज करो कोरोना नहीं है तो 15 लोग तो आपस में बैठ के बात कर सकते हैं ना। जी जी। हाशमी साहब, आपने जिक्र किया है कि ये होना चाहिए, लेकिन अभी एक तरफ आप कह रहे हैं कि क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ICC का जो T20 वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है नवंबर में, वो पोस्टपोन करने की बात हो रही है। इंटरनेशनल इवेंट्स को पोस्टपोन किया जा रहा है, ओलंपिक्स को, एग्जैक्टली ओलंपिक्स को पोस्टपोन किया जा रहा है। PSL का फाइनल नहीं हो सका, मतलब अभी आइंदा जितने आने वाले इवेंट्स हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, उनको पोस्टपोन किया जा रहा है क्योंकि ऑडियंस नहीं होगा, सामने मैच में देख नहीं सकेंगे स्पेक्टेटर्स। तो फिर इस पर क्या कहेंगे? ICC को अपने मफादात भी देखने हैं ना, उसने अपनी आमदनी का जरिया भी तो देखना है ना कि एक इतना बड़ा इवेंट है जो 2 साल बाद होता है और वो 2 साल तक इंतजार करते हैं कि इससे हमें इतनी आमदनी होगी, इतनी आमदनी होगी, और वो इवेंट उस तरह से नहीं हो पा रहा। तो फिर इसलिए वो ये भी एक बड़ा फैक्टर है उसको पोस्टपोन करने का। अदरवाइज अगर आप लोकली देखते हैं कि इंग्लैंड में दौरा हो गया, वेस्ट इंडीज का हो गया, हमारा हो गया, न्यूजीलैंड भी जा रही है कहीं पर, आपस में ये आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। तो ये जब 12-15 टीमें एक साथ जाएंगी तो उसका मतलब उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, शायद इस वजह से वो कर रहे हैं। अच्छा हाशमी साहब, लास्टली बताइएगा स्ट्रॉन्ग पिलर क्या हो सकते हैं टीम के कि जिनका नाम लाजमी होना चाहिए टीम में और वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे अगर ये दौरा इंग्लैंड होता है तो? मफरूजे पे हम बात करें, अभी तो सिर्फ बात हो रही है, कुछ जब फाइनल डिसीजन आएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। देखिए मेरी बात सुने, हसन अली जो है ना वो मिसिंग है इसमें, उनको हम बहुत ज़्यादा यानी कि वहाँ जाके मिस करेंगे। बाकी तो ठीक है, नसीम शाह हैं और दूसरे लोग जितने भी हैं वो ठीक हैं। वो टीम हमारी वही कंटिन्यू करेगी जो पहले से चली आ रही, कोई नए लोग इसमें इतने ज़्यादा नहीं हैं और इतनी मेरे ख्याल में कोई इतनी फिक्रमंदी वाली बात नहीं है। सिर्फ ये है कि दौरा इंग्लैंड में आप 2 हफ्ते पहले जाके वहाँ की कंडीशन से हम आंग हो जाएं बस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार हाशमी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और दौरा इंग्लैंड की बात भी की, क्रिकेट की बातें की हैं। अच्छा, बड़ा काम एंड कूल लग रहे थे कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरे ज़हन में मुसलसल आपके वाला सवाल गूंज रहा था कि अगर गर्मी ना हुई, पसीना आ जाए तो बॉल कैसे शाइन करेगी? मतलब ये तो उन्होंने कानून बना दिया तो पसीना ही ना आए इंग्लैंड में, तो फिर क्या करेंगे? चले जी, ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा कि खिलाड़ी फिर क्या करते हैं, लेकिन अगर वो जेल की सजेशन जिस पर बात हो रही है वो हो जाए तो फिर आसानी हो जाएगी खिलाड़ियों के लिए भी। एनीवेज जी, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। तो आगे बढ़ते हुए जिस तरह से हम आपको बता रहे थे और उम्मीद करते हैं कि ये आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा और इसके साथ साथ जल्द फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी हैं वो मामला कंट्रोल कर लेंगे और कोई जानी नुकसान और ना हो, तो यही हमारी उम्मीद है और यही हमारी दुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, सिमल, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं और कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो कि बाकी लोगों को भी उसका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, बाकी लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। कुछ सेल्फलेस लोग होते हैं। आज के जो हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ वन ऑफ दोज के एक भरपूर करियर
को साइडलाइन करके आप लोगों के लिए, उनकी हेल्प के लिए इको फ्रेंडली होकर काम कर रही हैं। शी इज एन आर्किटेक्ट, शी बीन वर्किंग विद बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ, और मैं अभी उसका नाम अगर लेने शुरू होती तो मुझे लगता है लंबी लिस्ट हो जाती, लेकिन उसके बाद शी डिसाइडेड कि उनको कुछ और भी करना है, उनको कुछ पे बैक करना है सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को। अमेजिंग आर्किटेक्ट हैं और उसी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए एक जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे आज वो ये है कि सिर्फ 50,000 में बनाए अच्छे और मेयारी घर और एनवायरमेंट फ्रेंडली। 50 लाख तो सुना है, लेकिन 50,000 मेरे ख्याल में एक और एक आर्किटेक्ट की जेरे निगरानी, तो ये बड़ी एक जबरदस्त चीज भी हो जाती है। यास्मीन लारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई एम इन लव विद योर काइंड ऑफ पीपल जो सेल्फलेस होकर सोचते हैं, जो लोगों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए इस तरह की चीज़ों को सामने रखते हुए काम करते हैं। हाउ हार्ड वाज दैट टू लीव योर करियर एट दैट पॉइंट, जब ये पीक पर हो? लिविंग इन अ करियर मेरे से मुराद मेरी ये है कि कमर्शियल साइड पर उसको लेकर चलने के बजाय आपने खुद से इनिशिएटिव लिया। हाउ हार्ड वाज दैट? You know, it wasn't that hard because मैं already with 36 years I'd spent in, you know, doing all kinds of very, very big structures. तो फिर मैंने सोचा, और मेरे मियाँ जो थे उनकी एक इंश्योरेंस कंपनी थी जो उन्हें बेच दी और उन्हें किताबें लिखना शुरू की, तो मैंने सोचा कि ये तो अच्छी बात है, मुझे भी यही करना चाहिए। सो दैट्स हाउ आई रिटायर्ड एक्चुअली। फिर देखिए, फिर मैं यूनेस्को ने मुझे पकड़ लिया, मैं लाहौर फोर्ट में वहाँ थी कोई 3 साल वहाँ उनके नेशनल एडवाइजर के तौर पे। और फिर जब जल्जला आया तो उससे फिर जिंदगी पूरी बदल गई। जी जी ठीक। कि जब जल्जला आया तो जैसे सब लोग पाकिस्तान के वहाँ पहुंचे, से हम भी पहुंच गए थे, और फिर वही उसी से फिर सिलसिला ये शुरू हुआ और वो चल रहा है। और I've never, I think, had a life which was more rewarding than this, क्योंकि मेरा ख्याल है जब आप ऐसी चीजें करते हैं जिससे ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सकता है तो वो एक बहुत अच्छी बात है, और जितना ज्यादा हम कर सकें तो जरूरी है हमारे मुल्क को। यास्मीन साहब, आपने जिक्र किया कि जितना फायदा लोगों को पहुंचे, एनवायरनमेंट को जितना फायदा पहुंचे, आपका मोटो है जीरो कार्बन, जीरो वेस्ट, जीरो कॉस्ट। ये कैसे आइडिया आया और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल काम था, कैसे सोचा कि मैं कर लूंगी? देखिए, बात यह कि पाकिस्तान की जो पुरानी कदरें हैं और जो यहाँ का हेरिटेज है, और स्पेशली जो वर्नाकुलर हेरिटेज है, और चूंकि आपको पता है मैं पुरानी तारीखी इमारतों को बचाने का भी काम करती हूँ, तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर मैंने ये देखा कि जो लोग गरीब हैं, जिस तरह से वो चीज़ों का ख्याल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और अब देखिए, पहले तो ख्याल नहीं था कि क्लाइमेट चेंज होगा या इतनी ज़्यादा प्लानट के लिए हमें चीज़ें करने की ज़रूरत होगी, तो ये ख्याल ही नहीं था कि हमें कंजम्पटिव सोसाइटी को ख़त्म करना है, हमें चीज़ों को बचा के इस्तेमाल करना है। लेकिन अभी क्या हुआ, जो कोविड-19 आया है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ जो है वो सबके सामने आ गई है कि वी हैव टू सेव द प्लैनेट ऑल्सो। और हमारे जो पुराने तरीके हैं, अगर आप देखें, गाँव में देखें, पुराने शहरों में देखें, तो वो वही तरीके हैं जो बहुत ही ज़्यादा एहतियात से हर चीज़ का इस्तेमाल है, और जो मिट्टी का इस्तेमाल है वो बहुत ही बेहतरीन है। और क्योंकि मैं उसमें चूना मिलाती हूँ, चूना जो है वो हमने सीखा, हेरिटेज के काम से सीखा है, क्योंकि आपको पता है तारीखी इमारतों में वही इस्तेमाल होता है। मिट्टी के साथ जब आप इस्तेमाल करें तो बहुत मजबूत चीज बन जाती है। So this is what I'm trying to do. And I think ये जो आप अभी जिसका जिक्र करिए ना, चूना और मिट्टी, ये तो वैसे ही बड़े इन्वायरमेंट फ्रेंडली घर भी होती हैं कि वो ठंडक भी रहती है, खासतौर पर जो मौसम चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली भी। सो यास्मीन साहिबा, कहिएगा 50,000 में अच्छे और मेयारी घर गरीबों के लिए इस दौर में तो बिल्कुल उस तरह से मुमकिन नहीं रहता, लेकिन क्या कोई स्पेसिफिक एरिया है जहां पर आप ये काम कर रही हैं, या आप ये आगे आप ट्रेनिंग देने का इरादा भी रखती हैं? कुछ इस हवाले से भी बताइएगा कि आपके नक्शे कदम पर और भी बहुत से लोग आएं और इसको हम कॉमन कर सकें। जी हाँ, ऐसा है कि हमने कोई अभी तक 43,000 घर हम बना चुके हैं सिंध के अंदर, जो कि मिट्टी और चूने और बांधे हैं, और वो 2012 से लेकर 2014 तक में तकरीबन बनाए थे। और बहुत से घर ऐसे हैं, 3,000 के ऐसे भी हैं जो हमने शांगला और दीर और स्वात और ऐसी जगहों पे बनाए। ये सब वही हैं, जो तरीका वही है। पिछले 2 साल पहले हमने 2 या 3 साल पहले बल्कि हमने एक भिखारियों का इलाका है, ये तमाम, जहाँ आप जानते हैं वर्ल्ड हेरिटेज मकली जो साइट है जहाँ मैं बहुत काम करती हूँ, वहीं पर बेइंतहा भिखारी भी होते हैं। आप जानते हैं, जब आप जाते हैं आप देखते भी होंगे। तो भिखारी जो बस्तियां हैं उनको हमने चेकअप किया, और वहाँ तकरीबन हमने 500 घर
खानदानों को हमने कहा कि हम आपके साथ मिलकर बनाएंगे। तो उनको मैं बैम्बू के स्ट्रक्चर देती हूँ हर एक खानदान को, और एक बाथरूम देते हैं जो कि शेयरिंग बेसिस पे होता है, और पानी देते हैं हैंड पंप जो कि 5 खानदान वाले मिलके करते हैं काम, और हम उनको फिर हैंड पंप देते हैं। और पाकिस्तान चूल्हा जो अगर आपने देखा हो तो उसको एक अवार्ड मिला हुआ है, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। 60,000 चूल्हे मेरी खवातीन खासतौर पे मीरपुर खास की वो बना चुकी हैं। वो बड़ी बेहतरीन चीज एक है, वो मिट्टी का बनता है, और वो जो है कॉस्ट उसका सिर्फ मुझे 30,000 रुपए आया हर खानदान का। अच्छा। इसमें फिर लोग खुद उसको फिनिश करते हैं, फिनिश वो लोग खुद करते हैं उसको मैचिंग से, प्लास्टर से, गाइडेंस हम देते हैं। यास्मीन साहब आप और इस तरह से बहुत जी बताइएगा जी। तो मेरा मतलब ये कि बहुत ही कम कॉस्ट में ये सब बहुत ही कम कॉस्ट में हो जाता है। यास्मीन साहब इससे लिंक एक सवाल आता है माइंड में कि जिस तरह से आप 50,000 बहुत ऑब्वियसली बहुत लो कॉस्ट है, रूम स्पेस होती है, किस तरह से मैनेज करती हैं, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली वॉशरूम्स का आपने जिक्र किया कि वो भी दिए जाते हैं, फिर सैनिटेशन है, फिर सीवरेज का सिस्टम है, ये सारा कुछ लोग कैसे मैनेज करते हैं, फिर कैसे किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो कॉस्ट इफेक्टिव इसमें तो नहीं आता होगा। देखिए बात ये कि अगर हम सारे तरीके बदल दें, क्योंकि अभी जो आपका सीवरेज सिस्टम है जिसमें कि आप देखते हैं जगह गटर उबल रहे होते हैं, पानी बह रहा होता है, गंदगी होती है, गलाजत है, सेहत के लिए बिल्कुल नामुनासिब है, तो हम एको टॉयलेट में बिलीव करते हैं। एको टॉयलेट वो ऐसा टॉयलेट है के अंदर के जो उसका जो सॉलिड वेस्ट है वो जमा हो जाता है, उसका फिर आप कंपोस्ट बनाते हैं, और ये हमारी जो खवातीन को हम सिखा देते हैं, बावर्ची खाने का वेस्ट है वो भी, और जो बाथरूम का वेस्ट निकलता है उसकी भी बाकायदा कंपोस्टिंग होती है। जबरदस्त। उसमें आपको सीवरेज सिस्टम की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। देखिए आपको तरीके वजह करने होंगे जिसमें पानी का ज़या नहीं हो, जिसमें गंदगी ना फैले, जिसमें सेहत लोगों की रहे, मतलब हमें अब पूरा तरीका बिल्कुल बदलना होगा। ये जो टेक्निक्स है ना, हम गरीबों की बात करते थे, अमीरों को भी यही करना होगा। बिल्कुल, बट आई थिंक ये जो पूरी टेक्निक्स है ना, यही सीखने की जरूरत भी है, लोगों को बताने की जरूरत भी है, खास तौर पर इन कच्ची आबादियों में या ऐसे जगहों पर जहाँ पर ना तो पक्के मकान है। हमने देखा है ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में ही जहाँ जहाँ कच्ची आबादियाँ होती हैं, वो सिर्फ कपड़े के टेंट जो है वो उन्होंने लगाए हुए होते हैं, या एट टाइम्स जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा होता है जिसके अंदर वो पूरा खानदान रह रहा होता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट दिस इज एक्चुअली वेरी गुड, और उसमें फिर आप एनवायरनमेंट को पे बैक भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और आप ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही मंजिल के बनाए, ये तो चूंकि हम वहाँ गांव के इलाके में करते हैं तो वहाँ तो बिल्कुल जगह होती है, वहाँ कोई मसला ही नहीं है। जो अगर हम उसको मल्टी स्टोरी बना दें या 3 मंजिल तो थोड़ा सा कॉस्ट जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन जो सिंगल स्टोरी है दैट्स द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑफ कोर्स। और इसकी छतें हम बहुत मुख्तलिफ तरह की बनाते हैं, और ये सब चीजें अब हम एक्चुअली ऑनलाइन ट्रेनिंग हम इसके लिए पूरा मवाद बना रहे हैं, पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बना रहे हैं, बिकॉज हमने बहुत ट्रेनिंग की है गरीब इलाकों में, तो वो हम उनको लोगों को पहले बुला के अपने पास वहाँ पे करते थे। फॉर इंस्टेंस पिछले साल हमने 230 खानदानों को जो भिखारी थे उनको हमने फाल कर दिया। तकरीबन 12-13 महीनों में 70% had come above the poverty line। यास्मीन साहबा ये बताइएगा, आपने कहा कि आप इतने खानदानों को आप कवर कर रही हैं, इतने खानदानों को सपोर्ट भी कर रही हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट के साथ कोई हो सकता है लिंक कोऑर्डिनेट हो जाता है कि गवर्नमेंट भी उसका भी प्लान है कि बहुत से लोगों को घर प्रोवाइड करना है, तो कम से कम इस तरह से घर ही दे दिए जाएं, अगर बाकी तो अपार्टमेंट्स पता नहीं कब बनेंगे, यही घर एटलीस्ट दे दिए जाएं लोगों को। मेरा ख्याल है जो जिसमें हमें पैसा लगाने की जरूरत है वो ट्रेनिंग है लोगों की। अगर हम लोगों को सही तरीके बता दें और शेयर कर लें उनसे कि कैसे करना है। सो आई एम नाउ अरेंजिंग फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग जिसमें हम लाइव स्टेप बाय स्टेप हम उनको गाइडेंस दे सकेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हर किसी का हक बनता है और हर खानदान का हक है, ये है ना, ये बुनियादी हक है कि एक जरूर कम से कम सेफ कमरा हो, कम से कम टॉयलेट एक जरूर हो। खवातीन के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनकी डिग्निटी का हमें ख्याल करना चाहिए, और पानी जरूरी है। और उसके अलावा पाकिस्तान चूल्हा जो बहुत ही सफाई से और बहुत ही अच्छी तरह से उसमें खाना पकता है और वो मिट्टी का बनता है, तो बड़े कम कीमत में तकरीबन 1000 रुपए में वो बन जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये चीजें अडॉप्ट करनी होगी। मुझे नहीं पता कि हुकूमत किस तरह से चाहेगी, लेकिन हम तैयार हैं कि लोगों की ट्रेनिंग करें, और अगर हुकूमत ये मदद करे कि लोगों को जमा करे, उसके लिए अरेंज कर दे, तो हम तैयार हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि हर एक का अब जो हालात हैं, गुर्बत अब आपको पता है बढ़ती चली जाएगी, अभी ये एस्टिमेट से कि डबल हो जाएगी, ये तो मेरे ख्याल है हुकूमत के एस्टिमेट्स हैं। तो फिर आप बताइए कि लोगों को गुजारा कैसे होगा।
तो हमें उनकी मदद करना बहुत जरूरी है, हमें उनसे मदद करना बहुत जरूरी है। और अगर इस तरह से टेक्निकली भी मदद की जाए तो ना सिर्फ घर की छत जो है वो आपके ऊपर लो बजट में आ जाएगी, बल्कि अब जितने लोग इससे ट्रेन होंगे, जितने लोग अवेयर होंगे, उस चीज के ऊपर फोकस करते हुए गरीबों की सुनवाई भी हो सकेगी। वेल, यू आर डूइंग एन अमेजिंग थिंग, इट्स अ नोबल कॉज कि आप अपनी पूरी जितनी भी क्रिएटिविटी है, पूरा एक्सपीरियंस है, वो इसके अंदर स्पेंड कर रही हैं। सो अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कि आप इसी तरह से कंटिन्यू रखिएगा। लेकिन एक पर्सनल रिक्वेस्ट हम दोनों की तरफ से यास्मीन साहिबा ये भी होगी कि ट्रेनिंग का सेशन जो है उसको कंटिन्यू जरूर रखिएगा। अपना ये टैलेंट, अपना ये विजन जब आप यंगस्टर्स को देंगे तो ये एक प्रोलॉन्ग करता जाएगा, ये सफर और आगे निकलता जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। आप लोग क्या तैयार हैं ऐसी चीजें ट्रांसमिट करने के वास्ते? क्योंकि बिल्कुल हम तैयार हैं, दैट्स व्हाई वी टॉकिंग अबाउट इट। और जैसे जिक्र हम कर रहे थे, बहुत शुक्रिया यास्मीन साहिबा, और जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि सैनिटेशन का सिस्टम, सीवरेज का सिस्टम, वॉशरूम का सिस्टम, किचन का, ये कितना अच्छा हो जाए कि अगर आप इसको बायोलॉजिकली अगर आप देखें तो आपकी एनवायरनमेंट भी बेहतर होगी, आपके लिए बहुत सी आसानी, इको फ्रेंडली हो जाएगा। एनीवेज जी, मूविंग फॉरवर्ड, कुछ अच्छी सी मजे की खबरें हैं, मजे की इसलिए भी कि इंटरेस्टिंग खबरें हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। ये भी हैं वैसे, टैलेंटेड लोग ये भी हैं। अच्छा जी, पहली खबर जो मैं आपको देने जा रही हूँ जी वो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ चुका है। दुनिया के पहले नौजवान हैं, अमेरिका से इनका ताल्लुक है, जिन्होंने सबसे बड़ा मुंह खोला है। मतलब क्या बात है, हाउ डू दे थिंक अबाउट दीस काइंड ऑफ थिंग्स? पहले तो मुझे यही समझ नहीं आती। कहता हूँ ये बड़ी जबरदस्त, ये देखिए ना कैसे कमाल इन्होंने मुजाहरा किया अपने टैलेंट का, और बचपन से ये टैलेंटेड थे। इन्होंने पता नहीं कब कहाँ इतना बड़ा मुंह खोला कि लोगों को अंदाजा हो गया कि ये बाकी इस तरह हो सकता है। और अब देखें कि तकरीबन सिमल 9.52 सेंटीमीटर है, जो कि 3.25 इंच, टू बी एग्जैक्ट 3.75 इंचेस बनता है, जो कि मेरे ख्याल में खासा ज़्यादा है। अगर अब हम कोई ट्राई भी नहीं कर सकते कि इस तरह पॉसिबल है या नहीं। बिल्कुल सही। और अगर हम इशारा करें अपने हाथ से भी अबू सर, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं स्क्रीन पर आ जाऊं, और स्क्रीन पे अगर हम आ जाए ना तो फिर हम अंदाज़ा आपको दिखाएंगे कि ये देखें इतना बड़ा मुंह खोलना पड़ रहा है। मतलब अगर आप यहाँ से देखें तो मेरे मुंह के साइज का डबल मैं खोलूं तो इनके बराबर पहुंचता। तस्वीर अभी हम इनकी देख रहे थे, पूरा एप्पल जो है ना वो उन्होंने मुंह के अंदर ऐसे फिट किया हुआ था। तो मुझे तो एप्पल की एक बाइट लेने के लिए मुंह खोलने का प्रॉब्लम होता है, कभी-कभी मेरा जॉ लॉक भी हो जाता है। बट एनीवेज उनका टैलेंट है। वो कहते हैं डोंट ट्राई दिस एट होम, आप भी ये मत ट्राई कीजिएगा। कभी-कभी आपकी जो बोन है ना वो भी डिसलोकेट हो सकती है। खैर एनीवेज, इसी के साथ एक और स्टोरी आपको बताएंगे। हाथी का छोटा सा नौमौलूद बच्चा जिसने चलने की कोशिश की लेकिन वो चल नहीं सका, बार बार गिर रहा था। लेकिन हमें सबक ये सिखाया गया इस स्टोरी के अंदर कि बार बार वो ट्राई कर रहा था, और ट्राई करने के बाद वो चलने में एक्चुअली कामयाब हो गया। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या चले जो घुटनों के बल चले। अरे जबरदस्त, मतलब शेरी सुना दिया। बट ट्राई करते रहें, कीप ट्राइंग। तो अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो इंशाल्लाह यू विल डू गुड। जिस तरह से हाथी इंस्पायरिंग लगती है ना इस तरह की स्टोरीज, जो जानवरों से हमें सीखने को मिलता है कि वो अपनी माँ के पीछे हर्ड में चलने की कोशिश कर रहा है, बट लड़खड़ा रहा है। बेसिकली आप लर्निंग शुरू से ही होती है, आपका इंथुसियाज्म है शुरू से ही है। अगर आप हिम्मत करते रहें, अगर आप कोशिश करते रहें तो कोई काम मुश्किल नहीं है। लड़खड़ाना जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है लर्निंग का। उसके बाद आप खड़े हों, फिर से चलें। छोटे बच्चों को देखें, वो जब चलते चलते एकदम लड़खड़ा के अगर गिर जाएं तो मैं ये नोटिस कर रही थी कि दोबारा वो उस तरह से नहीं गिरेंगे, क्योंकि वो सीख लेते हैं। वो किसी और तरह जरूर गिर जाएंगे, लेकिन सेम मिस्टेक बच्चे कोशिश करते हैं रिपीट ना करें। बच्चों से हमें सीखना चाहिए बहुत सी चीजें, और बच्चों से हम एक और भी चीज सीख सकते हैं, फौरन माफ कर देते हैं, फौरन दोबारा से सुलह कर लेते हैं। ये भी बड़ी अच्छी चीज है, एंड आई थिंक ये हमें एज अ ह्यूमन अडॉप्ट करने की जरूरत है। वेल एनीवेज जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।